Good morning, students. Today we are going to start the 7th chapter, integrals. अभी तक हमने मैथ्स में बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं और उन ऑपरेशंस में कई ऑपरेशंस एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स ऑपरेशंस। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये क्या है, इनवर्स ऑपरेशंस। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया गया हमको, और इसके रूट्स अगर हम फाइंड करें तो रूट्स क्या मिलेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना एक ऑपरेशन हुआ। और अगर हमको रूट्स पहले से गिवन हो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 गिवन हो, और हमको ये फाइंड करना हो कि किस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इक्वेशन फाइंड करना रूट्स की हेल्प से क्या हो गया, इसका इनवर्स ऑपरेशन हो गया। इक्वेशन दी गई हो तो रूट्स फाइंड करना एक ऑपरेशन, और अगर रूट्स दिए गए हो और उससे इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उस ऑपरेशन का ये क्या हो गया, इनवर्स ऑपरेशन। इसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन जो हमने पढ़ा है 6th चैप्टर में, उसका इनवर्स ऑपरेशन है। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर इनवर्स ऑपरेशंस। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो fx, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर हमको फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से गिवन हो, मतलब f डैश x हमको गिवन हो, ठीक है, और हमको फाइंड करना हो कि fx क्या होगा, ये हमको गिवन है और हमको फाइंड करना है कि fx क्या होगा। तो इस गिवन f डैश x के लिए जो fx मिलता है हमको, इसी fx को हम क्या कहते हैं, इस f डैश x जो फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, या फिर इंटीग्रल कहते हैं, या फिर इसी को प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, तो गिवन f डैश x के लिए जो fx मिलेगा हमको, इसको एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, या फिर इसी को हम इंटीग्रल बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स किसी गिवन फंक्शन के लिए जिसका डेरिवेटिव हमको गिवन हो, मतलब f डैश x अगर हमको गिवन हो तो इसके लिए जो fx मिलेगा उसको हम सिंपली या तो इंटीग्रल बोलेंगे, या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, या फिर प्रिमिटिव बोलेंगे। क्लियर। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर f डैश x इज इक्वल टू 5x रेज़ टू द पावर 4 गिवन है हमको, और हमको fx फाइंड करना है इसमें। तो हमको पता है कि x की पावर 5 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 5x की पावर 4। इट मीन्स f डैश x के लिए जो हमको एंटी डेरिवेटिव मिलेगा या फिर जो इंटीग्रल मिलेगा वो क्या मिलेगा, fx इज इक्वल टू x की पावर 5। ठीक है, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना है, 5x की पावर 4। इसीलिए f डैश x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, fx इज इक्वल टू x की पावर 5। लेकिन क्या किसी एक फंक्शन के लिए एंटी डेरिवेटिव यूनिक होता है, क्योंकि fx इज इक्वल टू x की पावर 5 का भी डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 5x की पावर 4। और अगर fx इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 1 लिखें हम और इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तब भी 5x की पावर 4 ही मिलेगा, क्योंकि x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4 और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी के प्लेस पे अगर हम fx इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 2/3 लिखें, ठीक है, तब भी इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 5x की पावर 4 ही मिलेगा। मतलब इन सभी फंक्शंस के लिए हमको डेरिवेटिव सेम मिल रहा है। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर fx इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस c लिखें, c मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो ये कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हर एक केस में c के हर एक वैल्यू के लिए हमें f डैश x जो मिलेगा वो 5x की पावर 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये सभी फंक्शंस जो यहाँ पे हमने लिखे हैं ये सब क्या हो गए, f डैश x के एंटी डेरिवेटिव हो गए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि किसी गिवन फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होता है या जो इंटीग्रल होता है वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो इट मीन्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। तो इसको जनरलाइज करके हम कैसे लिखेंगे, ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल ऑफ 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस c। यहाँ पे क्या है, c इज सम रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि c की कोई भी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x की पावर 4 ही मिलेगा। तो इट मीन्स 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस c और x की पावर 5 प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, 5x की पावर 4। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये इनवर्स ऑपरेशंस हुए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इफ ddx ऑफ fx is equal to small fx, then integral fx dx is equal to कैपिटल fx प्लस c। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया गया है कैपिटल fx
जिसका डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल एफ एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज सम कांस्टेंट रियल नंबर। तो यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स क्या हुआ, हियर कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, और सी क्या है, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या इसी को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। फंक्शन एफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो स्मॉल एफ एक्स क्या है, इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करते हैं उसे इंटीग्रेंड बोलते हैं। और एक्स फंक्शन एफ जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और डी एक्स क्या है यहाँ पे, डी एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो डी एक्स यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। और सिंबल ये जो बना हुआ है यहाँ पे, दिस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल साइन, तो ये यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल का साइन है। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एफ एक्स मतलब स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल करने के बाद जो हमको मिलेगी वैल्यू, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा स्मॉल एफ एक्स का। कैपिटल सी जो है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। स्मॉल एफ एक्स क्या है, इंटीग्रेंड है। एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेंड हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। और डी एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये dx डिनोट करता है कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे dx मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इसका इंटीग्रल का साइन। और वो प्रोसेस जिसके जरिए हम किसी गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शंस हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिससे हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव हमको गिवन है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में डिफरेंस समझ लीजिए। इंटीग्रल मतलब किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमको फंक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद जो हमको फंक्शन मिलता है उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। और वो प्रोसेस जिससे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और एक और पॉइंट, सिंस द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक दैट इज डेफिनेट देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि किसी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है, इसीलिए उस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि 5x की पावर 4 का जो इंटीग्रल था वो कितना आया था, x की पावर 5 प्लस c जहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर हो सकता था, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर इंटीग्रल यूनिक नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वहां पर जो इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे थे वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रल था। क्लियर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इंटीग्रेशन में हम दो तरह के इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। एक वो इंटीग्रल जिसमें हमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा और हमें वो फंक्शन फाइंड करना होगा, मतलब उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। तो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन के ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा उसको फाइंड करेंगे, और उस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे, और सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में जो इंटीग्रेशन हम करेंगे उसको क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, हम किसी फंक्शन के अंदर जो एरिया होता है उसको फाइंड करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय। इन्हीं की हेल्प से हम किसी गिवन फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले को। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वेयर n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पर n की वैल्यू -1 छोड़ के हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, या फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रल क्या मिलेगा हमें, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हमें पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसके प्लेस पे। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं,
और x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें x की पावर n ही मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डेरिवेटिव x की पावर n है, इट मीन्स x की पावर n का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन x dx। तो यहाँ पे दिख रहा है वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स को हम x की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक, x की पावर माइनस वन, तो ये वही वाला केस हो गया जो जहाँ पे हम कह रहे थे कि n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक, तो n इज इक्वल टू माइनस वन का जो केस है वो सेकेंड फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। और इस केस में जो इंटीग्रल मिलता है वो क्या मिलता है, लॉग मॉड x। तो ये भी हमने देखा था डेरिवेटिव्स में कि लॉग x का जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, वन अपॉन एक्स। इसलिए वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, लॉग मॉड x। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, कई बार इसको स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने लगते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे डिनोमिनेटर में तो ये इन्फिनिटी आने लगेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू माइनस वन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला वैलिड नहीं है। थर्ड क्या है, इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन लॉग a। तो इस केस में क्या है, यहाँ भी हमको दिख रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर x log a होता है। तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, a की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव a की पावर x है, इट मीन्स a की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा साथ में रहेगा इंटीग्रेशन के बाद। क्लियर। अब यहाँ भी आपको देखना है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx। तो e की पावर x dx का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो उसी के इक्वल होता है, और डिफरेंशिएशन में भी यही होता था, e की पावर x का डेरिवेटिव भी क्या होता था, e की पावर x ही होता था। ठीक, तो इस केस में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तुम्हें पता है कि माइनस कॉस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। इसी तरीके से कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। ऐसे ही हमें पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा। और हमें पता है cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cot x होगा, क्योंकि माइनस cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और क्योंकि पहले से माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर एक्स, इसीलिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस cot x। सिमिलरली sec x का डेरिवेटिव हमें पता है sec x tan x होता है, इसीलिए sec x tan x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल क्या होगा, sec x होगा। सिमिलरली सिंस द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x इज cosec x cot x, therefore इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये हमें पता होने चाहिए, तभी हम जो क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रेशन के उनको सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट दीज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x की पावर 6 dx। तो यहाँ पे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बस यहाँ पे n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास क्या है, x की पावर 6 है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x की पावर 6 इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन प्लस c। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर बार लिखना है आपको। तो वैल्यू क्या मिल गई हमको, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया x की पावर 6 के इंटीग्रेशन का। इसी तरीके से अगर हमको सपोज दैट इंटीग्रेशन फाइंड करना है x की पावर 1/3 का,
तो यहाँ भी हम यही रिजल्ट लगा सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। यहाँ भी रहेगा ये प्लस c इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स की पावर 4/3 प्लस c। क्लियर। अगर इसी के प्लेस पे हमारे पास कोई नेगेटिव पावर होती है x की, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। x की पावर -2/3 अगर सपोज दैट पावर में है, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, x की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1। तो वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c। यहाँ भी क्या आएगा, प्लस c, एंड इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हमें cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो है नहीं, तो पहले इसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहाँ से हमें इंटीग्रेशन पता हो। ठीक, तो हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर क्या आएगा dx। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन एक्स अगर यहाँ से हम सेपरेट कर लें तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और दूसरा साइन जो नीचे रहेगा 1 अपॉन साइन एक्स बन के वो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अभी ऊपर हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। क्योंकि मैं पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉसेक एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। क्लियर। एक रिजल्ट है जो भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, a रेज़ टू द पावर log बेस a x, इसकी जो वैल्यू होती है ये x के इक्वल होती है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर log बेस a fx इज इक्वल टू fx। मतलब यहाँ पर भी अगर बेस में क्या है, a है, और log के बेस में भी क्या है, a है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा जिसका log यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, वही वैल्यू हमको मिल जाएगी फाइनल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें हम, इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर log 2x dx। तो 2 की पावर log बेस में 2 ऑफ x का इंटीग्रल हमको फाइंड करना है। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है उससे मैच कर रहा है। ठीक है, a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2 है, दोनों जगह 2 2 है,
तो 2 यहाँ पे ये अगर सेम है तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी टोटल की, x मिलेगी। तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और x का इंटीग्रल तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेंगे और रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब x² अपॉन 2 + c, ये वैल्यू मिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 9 log बेस में 3 ऑफ x dx। तो इसको भी हम इस ऊपर वाले रिजल्ट में चेंज कर सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3² log बेस 3x dx। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log बेस 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3² log बेस 3x dx। और ये 2x की पावर में चला जाएगा, सो यहाँ पे मिल जाएगा 3 log बेस 3x² dx। और अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सेकंड रिजल्ट ऊपर हमने लिखा है इससे मैच कर रहा है। a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3 और fx के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x², ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, fx मिलेगी। fx मतलब x² वैल्यू आएगी यहाँ पे, और फिर हम x की पावर n का जो रिजल्ट है उसको यूज कर लेंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c विच मीन्स x³ अपॉन 3 + c। और अब हमें जैसे फाइंड करना हो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 की पावर x का इंटीग्रल, तो अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ a⁻x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो यहाँ पर भी इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर x है, ठीक है। तो इसका मतलब a के प्लेस पे 2 है, तो रिजल्ट में a के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 2x dx is equal to 2x upon log 2 plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 - 2 sin² x/2 dx। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेंड जो यहाँ पे है हमारा 1 - 2 sin² x/2, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, पहले इसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहाँ से ये इंटीग्रेट हो सके। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 sin² x, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल 2x है cos के अंदर, तो यहाँ पर साइन के अंदर जो एंगल मिलेगा हमको वो उसका हाफ होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे रहेगा। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पे क्या है 1 - 2 sin² x/2, इसका मतलब यहाँ पर एंगल जो है वो x/2 है, ठीक। तो इस फॉर्मूले से अगर यहाँ पर एंगल x/2 होगा तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा, मतलब x होगा। सो देयरफॉर अगर इसको हम इंटीग्रल i से डिनोट करते हैं तो i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे x/2 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक इसके इक्वल आएगा बाय दिस फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू cos ऑफ x, x/2 का डबल क्या होगा x, और cos x का इंटीग्रेशन हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी sin x प्लस c। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin² x इंटू cos² x dx। तो sin² x cos² x इसको तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमें लेकिन पता है कि साइन और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो cos² x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1/sin² x। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ sin² x इंटू 1/sin² x dx। तो sin² x से sin² x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम, तो इसके लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, 1 के प्लेस पे x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0 dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x की पावर n का जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। तो वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 1/1, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, फाइनल रिजल्ट विल बी x प्लस c। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करने हैं और इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अगर आपका जो इंटीग्रेंड दिया गया है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई करिए और ऐसे फॉर्म में लेके आइए जहां से वो इंटीग्रेट हो सकता हो, ठीक है, जहां पर आपको कुछ फॉर्मूले पता हो जो आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो दीज आर दी सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर्स। थैंक यू।